Good morning. Today is 19th of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है वो मैनुअल स्क्वेंजिंग से रिलेटेड है। मैनुअल स्क्वेंजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अनसैनिटरी टॉयलेट्स यानी वो टॉयलेट्स जो सीवरेज से अटैच नहीं होते वहां से ह्यूमन एक्सक्रीटा या ह्यूमन वेस्ट को मैनुअली रिमूव किया जाता है। पार्लियामेंट ने इस पूरी प्रैक्टिस के खिलाफ में कानून पास किया था, लेकिन आज भी जो ये प्रैक्टिस है देश के कई हिस्सों में जारी है। तो जो भी इश्यूज इन्वॉल्व हैं इस प्रैक्टिस से रिलेटेड उनको इस आर्टिकल से हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो टर्की से रिलेटेड है। टर्की में एक साल पहले कूप की कोशिश हुई थी लेकिन वो कूप सफल नहीं हो पाया था, लेकिन टर्की के प्रेसिडेंट जो अर्दगन है उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम किया। डिक्टेटर बन रहे हैं वो धीरे धीरे। तो थोड़ी बहुत सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल से, टर्की में आजकल क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पे बीच का जो आर्टिकल है आज फिर से इंडिया चाइना के बीच का आर्टिकल है। जो भी नए पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप के रिगार्डिंग में है। ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हमारे देश की विजिट पे आई हैं, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये लिखा है मिस्टर के उलाने, ये टाइगर कंजर्वेशन का काम करते हैं। तो टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड इनके साथ में आज इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड। इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक सोशल ऑडिटिंग से रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। सोशल ऑडिटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 2 के लिए और इसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैनुअल स्क्वेंजिंग से रिलेटेड जो आर्टिकल है, रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। उन्होंने आदेश दिया सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि आप इंश्योर कीजिए जो कानून पास किया गया था जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, लेकिन अभी भी इसको अच्छे से इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है। मैनुअल स्क्वेंजिंग की जो प्रोसेस है यानी एक प्रकार से अनसैनिटरी जो टॉयलेट्स हैं वहाँ से जो ह्यूमन एक्सक्रीटा या ह्यूमन वेस्ट को मैनुअली ढंग से कुछ लोग जो निकालते हैं, जो ये काम करते हैं, उसको मैनुअल स्क्वेंजर्स कहा जाता है। इससे काफ़ी तरह के डिजीज़, काफ़ी तरह के रोग हो जाते हैं, कई बार तो मौत भी हो जाती है। तो इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में 30 मौतें अभी तक हो चुकी हैं। तो देख सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। कानून पास होने के बावजूद अभी तक इसे अच्छे से इन्फोर्स नहीं किया गया है। कई सारे कैंपेन्स भी चलाए गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम में अभी लगे होते हैं। क्योंकि देखिए मेन जो रीजन है इस काम के लगे होने का वो ये है कि आज भी गांव में कई इलाके ऐसे हैं जहां पे जो टॉयलेट्स हैं वहां पे सीवरेज व्यवस्था नहीं है, और अनसैनिटरी जो टॉयलेट्स हैं वो एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से आज भी जो कई लोगों को फोर्स किया जाता है मैनुअल स्क्वेंजिंग के लिए। जब ये कानून पास किया गया था तो ऐसा कहा गया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अनसैनिटरी टॉयलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, डिमोलिश कर देगा, लेकिन अभी तक भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसे टॉयलेट्स को, अनसैनिटरी टॉयलेट्स को रिमूव नहीं किया है, डिस्ट्रॉय नहीं किया है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड्स नहीं एलोकेट कर रहा है। पहले फंड्स एलोकेशन होते थे रिहेबिलिटेशन के लिए, जो लोग मैनुअल स्क्वेंजिंग करते थे उनके लिए 448 करोड़, लेकिन अब वो फंड्स घटा के 5 करोड़ कर दिए गए हैं। और इवन हायर एलोकेशन हो तो भी इसका मतलब नहीं है कि एफिशिएंसी आएगी इस पूरे प्रैक्टिस को कर्व करने में, यानी ये पैसा यूज किया जाएगा मैनुअल स्क्वेंजर्स में जो लगे होते थे उनके रिहेबिलिटेशन के लिए ताकि वो कुछ दूसरा काम कर सकें। काफ़ी तरह के प्रोसेस, जब ये कानून पास किया गया था ना तो काफ़ी तरह के प्रावधान रखे गए थे मैनुअल स्क्वेंजर्स के लिए। जैसे उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, किसी दूसरे काम में उनको लगाया जाएगा, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, मतलब और काइंड ऑफ इस तरह के काम थे। एक प्लॉट एलोकेट किया जाएगा ताकि वो आराम से रह सकें, लेकिन अच्छे से इन्फोर्स नहीं हुआ ये। अब देखिए एक तरफ तो गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान को इतने जोर शोर से चला रही है, इवन सर्विस चार्ज भी लगता है, सेस लगता है जैसे स्वच्छ भारत अभियान का, फिर भी जो पैसे हैं वो यूज़ नहीं हो रहे हैं जहाँ पे होने चाहिए। आगे क्या है, जो ये कानून है वही कहते हैं कि आगे सिर्फ पेपर्स पे मौजूद हैं, सिर्फ कोर्ट्स ही हैं जो बार बार गवर्नमेंट्स को फोर्स कर रही हैं कि आप इस पर कुछ कीजिए, अदरवाइज गवर्नमेंट, ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इस तरफ कम ही है। और कई स्टेट गवर्नमेंट्स तो ऐसी हैं जो कह देती हैं कि हमारे स्टेट से बिल्कुल जो मैनुअल स्क्वेंजिंग की प्रोसेस है बिल्कुल भी यहाँ नहीं होती, लेकिन एक एक्यूरेट सर्वे होना चाहिए, क्योंकि जो ये रिपोर्ट्स होती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की वो सही नहीं होती। जब तक अच्छे से सर्वे नहीं होएगा तब तक सही बातें सामने नहीं आएंगी कि अभी भी कितने लोग जो हैं वो इस प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कई बार जो मैनुअल स्क्वेंजर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, तो ये तो उनको एम्पावर करना पड़ेगा, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा, उनको दूसरी तरफ स्किल्स देनी पड़ेंगी, तभी जाके उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है। कई बार कास्ट एंगल से भी जोड़ा जाता है कि दलित को फोर्स किया जाता है मैनुअल स्क्वेंजिंग के लिए, तो कास्ट एंगल भी इसमें अटैच्ड है। ये जो टॉपिक आएगा ये पेपर 1 में सोसाइटी के अंदर में आएगा, और कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग। तो उसके बाद में देखिए अभी आर्टिकल लास्ट में वे फॉरवर्ड में कहता है कि जल्द से जल्द कंपनसेशन दी जाए उन लोगों को, जो बात हुई थी इस एक्ट के अंदर में कि कंपनसेशन दी जाएगी अभी जो लोग लगे हुए हैं इस प्रैक्टिस में, अगर वो कोई दूसरा व्यवसाय अपनाते हैं तो। लेकिन अभी तक कुछ ही लोगों को कंपनसेशन मिली है, यानी जो कानून में कहा गया था कम से कम आप उसको तो फुलफिल कीजिए।
और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कम्युनिटीज़ आज ऐसी हैं वो अभी भी उस तरह की माइंडसेट रखती हैं, जैसे घर में टॉयलेट का होना यानी प्यूरिटी एंड पोल्यूशन, यानी जिस घर में किचन हो उस घर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो माइंडसेट है वो भी बदलने की आवश्यकता है। अगर इस पूरी प्रोसेस जो मैनुअल स्क्वेंजिंग की जो प्रोसेस है उसको बदलना चाहते हो तो उसके लिए डिटरमाइंड अप्रोच चाहिए। गवर्नमेंट को भी इसमें आगे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन सोसाइटी को भी जागरूक होना पड़ेगा इस तरफ में। सोसाइटी किससे बनती है? सोसाइटी हम सब से तो बनती है। तो ये पूरा आर्टिकल था। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? पेपर 1 सोसाइटी के टॉपिक में आएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि कई सारे स्ट्रिंजेंट पीनल प्रोविजंस के बावजूद आज भी जो मैनुअल स्क्वेंजिंग की जो प्रैक्टिस है वो जारी है। कौन से कारण है रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए, और बाद में बताएगा कि क्या हम स्टेप्स अभी उठा सकते हैं अगर हम रोकना चाहते हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग की प्रैक्टिस को। तो काफ़ी सारे रीजंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। पहला तो आप यही बताइएगा जो पॉलिटिकल जो रीजन है कि कानून जो पास किया गया था उसको अच्छे से इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है। फिर ये बताइएगा कि दूसरे काम उनको नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस कम है। तीसरा ये बता दें, सोसाइटी का एंगल दे दीजिएगा कि आज भी कई कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो माइंडसेट ऐसे रखते हैं, कल्चरल रीजंस, ऐसे 6-7 सी डायमेंशंस आ जाएंगी और तो अच्छा ही है। अगला जो टॉपिक है वो टर्की से रिलेटेड है। ये हैं मिस्टर अर्दगन, ये अभी फिलहाल टर्की के प्रेसिडेंट हैं। लास्ट जुलाई में टर्की में कूप की कोशिश हुई थी, तो उस कूप के खिलाफ में वो कूप की जो कोशिश की गई थी वो टर्की के आर्मी के एक सेक्शन के द्वारा की गई थी। इस कूप के खिलाफ में सारी अपोजिशन पार्टीज और काफ़ी सारे लोग, थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में जो लोग थे वो सड़कों पे आ गए थे और जो कूप की कोशिश थी उसको विफल कर दिया गया था। तो एक मौका था उस समय अर्दगन के पास में, जो यहाँ अभी प्रेसिडेंट है टर्की के पास में, कि इतने सारे लोगों ने उनका साथ दिया, इवन ओपोजिशन पार्टीज ने भी उनका साथ दिया। तो अपने ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड को वो ठीक रखते, दुरुस्त रखते, और ज़्यादा डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते टर्की के अंदर में, क्योंकि लोगों ने कूप को नकार दिया था। इसका मतलब लोगों ने डेमोक्रेसी को चाहा, तो आप डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते। लेकिन वो इसके ठीक उलट चल रहे हैं, वो डिक्टेटर बनते जा रहे हैं और डेमोक्रेसी को दबाते जा रहे हैं। कूप के नाम पे उन्होंने काफ़ी सारे अपोजिशन पार्टीज को, जो लीडर्स हैं, उनको जेल में भेज दिया, जर्नलिस्ट को जेल में भेज दिया, बहुत सारे पब्लिक ऑफिशियल्स को जेल में भेज दिया। तो उसके नाम पे यह कहने के लिए जो जिन्होंने उनके अनुसार में एक यूएस में एक इस्लामिक प्रीचर्स हैं, गुलन उनका नाम है, उन्होंने जो अर्दगन ने उन पे आरोप लगाया और कहा कि जो गुलन के काफ़ी सारे बंदे हैं वो अभी भी टर्की के अंदर में मौजूद हैं, और कईयों पे इल्ज़ाम लगा लगा के यानी उसके नाम पे, इल्ज़ाम के नाम पे अपने विरोधियों को उन्होंने जेल में बंद कर दिया। तो ये सारा आर्टिकल इसी पे बेस्ड है। ये देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया, उनके अनुसार में जो गुलन है उन पैरेलल स्ट्रक्चर चला रहे हैं टर्की के अंदर में, और काफ़ी सारे सिंपैथाइजर हैं, गुलन के शुभचिंतक हैं, और अर्दगन कहते हैं कि इन सब को मैं सज़ा दिलवाऊंगा और टर्की का शुद्धिकरण होगा, यानी पर्ज होगा। अभी तक 50,000 लोगों को जेल में भेजा जा चुका है। वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में ये आता है कि अभी इन्होंने रेफरेंडम करवाया, सारी की सारी जो पावर्स हैं वो अपने कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं अपने लिए। ये पहले पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी था टर्की, अब प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी बन गया है, और डेमोक्रेसी तो नाम की है। काफ़ी सारे हथकंडे अर्दगन के द्वारा अपनाए जाते हैं और डेमोक्रेसी के पूरे फ्रेमवर्क को डाइल्यूट किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ भी एक लेवल के बाद में आवाज़ नहीं उठाते टर्की के खिलाफ में, क्योंकि टर्की उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अलाय है, नाटो का मेंबर है। पहले यूरोपियन यूनियन का सदस्य भी बनना चाहता था, लेकिन सदस्यता अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन नाटो का अलाय है, वो नाराज़ नहीं करना चाहते। तो आर्टिकल लास्ट में यही कहता है कि अगर टर्की जो अर्दगन है वो नहीं सुधरते हैं तो टर्की में सिविल वार जैसी सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि जो कुर्द हैं वो वहाँ पे लगातार लड़ रहे हैं, अलग से देश की मांग कर रहे हैं टर्की के अंदर में, और जो जिहादिस्ट हैं ISIS जिनको पहले अर्दगन ने सपोर्ट किया था वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अटैक्स करने लगे हैं टर्की के सिटीज़ में। तो सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। लास्ट में यही कहते हैं कि अगर टर्की को एक प्रकार से बनाना है, स्टेबल बनाना है, यूनिफाई करना है, तो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, कुर्ड्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। चाहे आप उनको अलग देश का ना दें, लेकिन फिर भी कम से कम उनको लगना तो चाहिए कि वो टर्की के नागरिक हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा आर्टिकल का एंड कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएगा इस पे कि टर्की में क्या सिचुएशन है, इंडिया का जो एंगल होगा तभी आएगा इसमें क्वेश्चन। डिस्कस क्यों किया? डिस्कस इसलिए किया क्योंकि देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि कंटेक्स्ट हमें पता होना जरूरी होता है, थोड़ा थोड़ा पता लगे कि कौन से देश में क्या चल रहा है, तो आगे फिर उस कंटेक्स्ट में इंडिया के साथ में रिलेशंस डिस्कस करते हैं ना, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। आगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन्होंने आर्टिकल लिखा, जो वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर है वो हमारे देश की विजिट पे आई हैं, तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखेंगी काइंड ऑफ। ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो हैं काफ़ी जगह पे जो इंटरेस्ट हैं कन्वर्ज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं कि जो चेंज अभी हो रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में या फिर ग्लोबल में, दोनों के दोनों मेजर कंटेंडर्स हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हैं, दोनों के रोल निभा रहे हैं स्टेबिलिटी लाने में। हिस्टोरिक टाइज हैं, कल्चरल लिंक्स हैं, एक्सटेंसिव पीपल टू पीपल लिंक्स हैं, हर जगह मतलब काइंड ऑफ हर एक डायमेंशन में जो हैं टाइज हैं अच्छी हैं इनके अनुसार में।
इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और 2% जो पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की वो इंडियन ओरिजिन है, जो कि कई सारे फील्ड्स में अपना दमखम दिखा रही है, जैसे बिजनेस, साइंस, मेडिसिन, एजुकेशन, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स। और उसके बाद में अभी नेवल एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम है ओसिंडेक्स। ये एक नेवल एक्सरसाइज होती है, सेकंड टाइम अभी हुई थी ये ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट कोस्ट पे। तो कई बार ये वैल्यू एडिशन हो जाता है, अगर एक्सरसाइज का नाम भी लिख दिया तो डिफेंस का एंगल कवर हो गया। ये डिफेंस का एंगल है, ये इकोनॉमिक्स का एंगल है, 2% पॉपुलेशन, ये कल्चरल एंगल है। इस प्रकार से डिफरेंट एंगल्स कवर हो जाते हैं। अगर उसके साथ एक एक एग्जाम्पल भी लिख दिया तो काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स में दम आ जाता है, सबस्टांस आ जाता है। आगे है देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है कमिटेड है ना सिर्फ इंडिया बल्कि इस पूरे रीजन में ऐसा रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाए जो प्रेडिक्टेबल हो, और जहाँ पे जो भी डिस्प्यूट्स हो उनको पीसफुल यानी शांतिपूर्वक ढंग से सोल्व किया जाए। फिर ये कहते हैं कि आज कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, यूनिलेटरल एक्शन लिया जाता है कुछ कंट्रीज के द्वारा, और जबकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहाँ पे लीडर्स अकाउंटेबल हैं और सिटीजन्स के राइट्स को काफ़ी तवज्जो दी जाती है, इज्जत दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है। वे फॉरवर्ड में क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया सेम बात दोबारा की डिटरमाइंड है ऑस्ट्रेलिया रीजनल प्रोस्पेरिटी को लाने के लिए। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया क्या चाहता है कि एक इंटीग्रेटेड रीजनल इकोनॉमी इस्टेब्लिश की जाए, और जिसमें जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो लिबरलाइज्ड हो, किसी तरह का प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ना हो, ओपन ट्रेड होना चाहिए ताकि सारे रीजन की प्रोस्पेरिटी आए। और इंडिया का वेट जो है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है इस पूरे रीजन में, ना सिर्फ इस पूरे रीजन में बल्कि वर्ल्ड के अंदर में, और इससे इंडिया काफ़ी सारे अपने जो लोगों की जो लाइफ है, लाइफ के स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कर सकता है और इस पूरे रीजन में प्रोस्पेरिटी लेके आ सकता है। उसके बाद में सेम बात आगे है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है वो की रोल निभा सकते हैं रीजनल इंस्टीट्यूशंस में, कलेक्टिव लीडरशिप में, और लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिलकर बायलैटरल कोऑपरेशन, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये जो हैवी कीवर्ड्स हैं ना, ठीक है, कई बार ये यूज़ हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन और रूल बेस्ड ऑर्डर, जो डिस्प्यूट हो वो पीसफुल ढंग से सोल्व किया जाए, ऐसे ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आंसर्स में काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके बाद में तो यही है कि फ्यूचर रीजन है वो यही होना चाहिए, इफेक्टिव रूल्स बेस्ड होना चाहिए, लास्टिंग पीस और प्रोस्पेरिटी आनी चाहिए। सारे यही वर्ड्स हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं सारी। फ्री मार्केट इस्टेब्लिश हो, फ्री पीपल। अगला आर्टिकल अच्छा आर्टिकल है, टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है, इंटरव्यू है काइंड ऑफ। ये इनसे पूछा जाता है कि देखिए, जो इस साल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एस्टिमेट किया है कि इस साल के शुरुआत में यानी शुरू के 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा टाइगर्स की डेथ्स हुई हैं। तो उसके रिप्लाई में ये कहते हैं कि देखिए 3000 टाइगर्स के आसपास हैं हमारे देश में। वैसे नंबर्स थोड़ा कम है लेकिन ये अंदाज़ा बताते हैं, और उसमें से 1000 जो फीमेल हैं वो दे आर कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग। तो ये कहते हैं कि देखिए, अगर टाइगर पॉपुलेशन को तंग ना किया जाए, स्टेबलाइज वो हो जाएगी, लेकिन जो पोचिंग है वो एक मेन कारण जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टाइगर की पॉपुलेशन के कम होने के लिए। पोचिंग का मतलब होता है मेनली अवैध शिकार। कई बार आपने देखा होगा कि टाइगर्स को अवैध शिकार होता है, उसकी स्किन्स को, बोन्स को बेच दिया जाता है विदेशी मार्केट्स में, स्मगलिंग उसकी होती है। तो इस प्रकार से जो शिकार होता है टाइगर का वो एक मेन कारण है टाइगर की पॉपुलेशन के कम होने के लिए। उसके बाद में गवर्नमेंट सर्कल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऑप्टिमिज्म है, आशावाद है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सर्कल्स में कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी है। वैसे यहाँ पे देखिए जो एग्जैक्ट फिगर ये बता रहे हैं 2226 बता रहे हैं, और हालांकि ऐसा कह रहे हैं कि दोबारा से सेंसस होगा तो ये बढ़ गई है अभी। तो ये कहते हैं कि देखिए पूरे वर्ल्ड की जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो है 3890, और उसमें से 60% पॉपुलेशन जो है टाइगर की वो इंडिया के अंदर में ही है, जो कि है 2226 टाइगर्स। तो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट उत्साह है, गवर्नमेंट में खुश है कि देखिए 60% टाइगर की पॉपुलेशन तो हमारे देश में ही है, तो इसका मतलब हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। उसके रिप्लाई में ये कहते हैं कि देखिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर्स जो स्टार्ट किया था वो किया था 1970 के अंदर में, और अभी तक हम टाइगर की पॉपुलेशन बहुत आगे नहीं ले जा सके हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारी टाइगर की पॉपुलेशन है बाकी देशों से ठीक ठाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए। हम काफ़ी पहले से एफर्ट्स लगा रहे हैं, जबकि आज उतने एफर्ट्स अच्छे से लगाए जाते हैं तो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा होती है हमारे देश के अंदर में। गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि 2022 से पहले टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है। तो उसके जवाब में ये कहते हैं कि देखिए ये तो सिर्फ एक एम्बिशियस टारगेट है, पिछले 30 सालों से तो आप डबल कर नहीं सके, अब 5 सालों में कैसे कर दोगे। और उसके लिए ये कहते हैं कि आपको जो रिजर्व्स एरिया, टाइगर रिजर्व्स एरिया है, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसको कम किया जा रहा है जबकि बढ़ाने की बजाय। तो और ये कहते हैं कि उस प्रोटेक्टेड रिजर्व्स को, उस प्रोटेक्टेड एरियाज को बढ़ाया जाए जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, उस एरिया को बढ़ा देती है जहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ काफ़ी कम होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी रिजिड है, वो अगली स्लाइड्स में बताते हैं कैसे ब्यूरोक्रेसी रिजिड है।
ये कहती है कि देखिए कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की आवश्यकता है लेकिन गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रही है, ब्यूरोक्रेसी खर्चा नहीं कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं कि कई बार तो कई टाइगर रिजर्व के लिए 10 करोड़ रुपए एलोकेट हो जाते हैं जबकि 2 करोड़ की आवश्यकता होती है। और बाद में एक और एग्जाम्पल ये देते हैं, जैसे पन्ना रिजर्व्स की बात है। आपको पता ही होगा जो केन बेतवा लिंक बनाया जा रहा है, केन बेतवा रिवर्स को आपस में जोड़ा जा रहा है और इससे जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो सबमर्ज हो जाएगा। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या ये सही है? तो ये कहते हैं कि देखिए ये जो रिवर इंटरलिंकिंग आनी चाहिए, होनी चाहिए, इसमें कोई दो डाउट नहीं है, लेकिन 90% एरिया है वहां पे आप कर लीजिए। आपको जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं यहीं पे क्यों करनी है? ऑलरेडी वहां पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो आप गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि कहाँ पे कैसे पूरी प्रोसेस में बैलेंस इस्टेब्लिश किया जा सकता है। पोचिंग के बारे में ये क्या कहते हैं? पोचिंग के बारे में कहते हैं कि हालांकि पोचिंग की जो समस्या है वो काफ़ी कम हुई है लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन है। पहले बात होती है नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में आज भी पोचिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके पीछे में काफ़ी सारे रीजंस हैं, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी हैं, लेकिन बाकी जो रीजन्स हैं वहाँ पे पोचिंग कम हुई है। और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से पोचिंग यानी अवैध शिकार की जो समस्या है इससे निपटा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कहते हैं कि देखिए नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रीजन है जहाँ पे जो पोचर्स हैं, शिकारी जो हैं, वो AK-47 लेके घूमते हैं। लेकिन कुछ रीजन्स आज ऐसे हैं जैसे कि आप देख लिए मध्य प्रदेश में, वहाँ पे तो अभी भी जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको हथियार रखने की अनुमति नहीं है। तो इतना ज़्यादा काइंड ऑफ अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन है। इवन ये कहते हैं कि एग्जांपल के तौर पे बताते हैं नागालैंड जैसे कुछ सिचुएशन ऐसी है वहाँ पे रिबल यानी पैरेलल गवर्नमेंट चलती है रिबल्स की। वहाँ पे तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स बल्कि पैसे देते हैं रिबल्स को कि आप यहाँ पे कुछ मत कीजिए, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का वही स्टेबलाइज कर रहने दीजिए। तो इवन पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा। इश्यूज क्या क्या हैं आगे? इश्यूज ये कहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट काफ़ी कम फंड्स एलोकेट करती है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, और टाइगर कंजर्वेशन के लिए सबसे ज़्यादा करती है बल्कि, और बाकी वाइल्ड लाइफ के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करती। तो दो इश्यूज हैं जो मैंने बात बोली। एक तो गवर्नमेंट देखिए डिस्क्रिमिनेशन करती है, थोड़ा बहुत जो पैसा एलोकेट करती है वो टाइगर के पक्ष में ज़्यादा करती है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट जो हमारे लियोपर्ड हैं जैसे या जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इनकी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं करती। समझ गए? टाइगर की तरफ करती है थोड़ा बहुत, और बाकी जो हमारे एनिमल्स हैं उनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, टाइगर की तरफ ज़्यादा और बाकियों की तरफ कम। आगे क्या है? आगे ये कहते हैं कि देखिए काफ़ी स्लो है गवर्नमेंट चेंजेस लाने में। ये कहते हैं कि 1993 में मैंने बताया था कि कैमरा ट्रैप से आप जो टाइगर्स की संख्या है उसका सही पता लगा सकते हो, लेकिन काफ़ी समय लग गया और जाते जाते काफ़ी लेट गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस स्टार्ट करी है। तो काफ़ी स्लो है गवर्नमेंट। सर्वे वगैरह में गवर्नमेंट काफ़ी अपने एफर्ट्स नष्ट कर देती हैं। ये कहते हैं कि सर्वे वगैरह की जो प्रोसेस है वो साइंटिस्ट या रिसर्चर्स पे ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो सर्वे अच्छे से नहीं कर सकते। साइंटिफिक सर्वे की आवश्यकता होती है जो कि साइंटिस्ट पे छोड़ देना चाहिए। जनरल बैरियर टू रिसर्च, एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, लैक ऑफ एक्सेस है डेटा का। ये कहते हैं कि देखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जैसे, ये कुछ ही साइंटिस्ट को बहुत सारे पैसे दे देते हैं, यानी वो साइंटिस्ट 10-12 साइंटिस्ट को काफ़ी सारे पैसे दे दिए, सिर्फ वही रिसर्च करते रहेंगे, पूरी की पूरी रिसर्च को वो साइंटिस्ट मोनोपलाइज कर लेंगे। लेकिन बाकी जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, जैसे कि कुछ अच्छे साइंटिस्ट हैं प्राइवेट जो होते हैं, जैसे कि NGO से जुड़े होते हैं, रेपुटेबल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन साइंटिस्ट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है रिसर्च से रिलेटेड। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि एक साइंटिस्ट ने क्या किया, फॉरेस्ट में जाके डेड स्कंक जो है वो एक एनिमल का वो जमा कर लिया, लेकिन उनको अरेस्ट कर दिया गया। तो देखिए कितने सारे बैरियर्स हैं। एक जो NGO से रिलेटेड जो साइंटिस्ट जुड़े होते हैं वो उनके अगेंस्ट में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, वो अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाते। जब तक रिसर्च अच्छे से नहीं होगी, सरकार NGOs को रिसर्च की सुविधाएं नहीं प्रदान करेगी, तो कैसे ज़्यादा अच्छी जो है रिसर्च के जो फैक्ट्स हैं वो सामने आ पाएंगे। लास्ट में कुछ अच्छी चीज़ें भी ये कहते हैं। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने पहले से ज़्यादा गवर्नमेंट फंड्स एलोकेट करने लगी है, जो कि अच्छी बात है, और हम काफ़ी ज़्यादा फंड्स एलोकेट करते हैं अगर कंपेयर करें बाकी एशियन कंट्रीज से। और 1970s और 80s के रिगार्डिंग तो ये काफ़ी अच्छा है। 70s-80s में तो बिल्कुल भी पैसे एलोकेट नहीं किए जाते थे, और अब चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं। रूरल जो इनकम है, ग्रामीण इलाकों में लोगों की इनकम भी थोड़ी बहुत बढ़ गई है, इसलिए हार्डकोर पोचर्स जो पहले होते थे आजकल वो पोचिंग का काम नहीं करते। तो ये जो समस्या है पोचिंग के अवैध शिकार की वो काफ़ी हद तक कम हुई है। तो ये लास्ट में ये कुछ अच्छे पॉइंट्स भी देते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन आएगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एम्बिशियस टारगेट ऑफ डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन बिफोर 2022, यानी 2022 से पहले जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है, तो आपको क्रिटिकली एनालाइज करना कि क्या चैलेंजेस और इश्यूज इन्वॉल्व हैं जो कंजर्वेशन ऑफ टाइगर की जो पूरी प्रोसेस है इसमें।
तो ये सारे प्रोसेस बताना, ब्यूरोक्रेसी का डायमेंशन देना, पोचर्स की डायमेंशन देना, जितने भी डायमेंशन हमने डिस्कस करी वो डिस्कस करना, इकोनॉमिक डायमेंशंस की गवर्नमेंट फंड नहीं एलोकेट करती, सारे पॉइंट्स आप लिख देना। यूपीएससी के लिए टाइगर जो है वो काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, काफ़ी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है टाइगर्स के ऊपर में, 2011 में भी आया था, 10 में भी आया था। अब है इंडिया और चाइना। सबसे पहले तो देखिए थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कौन से रीजन पे क्या है, थोड़ा मैप के थ्रू हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताता हूँ। आज जो चाइना जो कहता है वो कहता है कि हमारा जो बॉर्डर है वो यहाँ तक है, जिमोचेन तक। यहाँ पे नीचे देखिए हाईलाइटर यूज़ करता हूँ, ये जो इंडिया जो कहता है कि आपका बॉर्डर है बाटांग ला तक। एक तो ये डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में। पॉइंट्स अगर कई बार पूछे जाएं तो मतलब लिखेंगे तो ज़्यादा डिटेल शामिल हो जाती हैं, तो नाम याद रखना है कि चाइना साउथ तक बताता है, जिमोचेन तक बताता है अपना बॉर्डर, इंडिया बताता है बाटांग ला तक आपका बॉर्डर है। आगे ये जो पूरा मैप है काइंड ऑफ चुंबी वैली की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। अभी चुंबी वैली तिब्बत के अंदर में आती है, लेकिन काफ़ी स्ट्रेटेजिक जो रीजन है। ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे चाइना और भूटान का डिस्प्यूट है। अभी फिलहाल का जो डिस्प्यूट है क्रिएट हुआ है वो डोकलाम प्लेट्यू पे है, लेकिन 2 और जगह पे डिस्प्यूट है चाइना और भूटान का, ये जाकरलंग और पासमालंग। अब देखिए मेन जो रीजन ये है इस पूरे डिस्प्यूट जो इतनी आगे बढ़ गया है, ये ट्राई जंक्शन पे है, और इंडिया के लिए ये सिक्योरिटी का इशू है और चाइना के लिए सिर्फ ये टेरिटोरियल सोवरेनिटी का इशू है। हमारे लिए ये इशू क्यों है सिक्योरिटी का? क्योंकि देखिए चाइना जितना आगे आएगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए दिक्कत है। चिकन नेक यहाँ से जो कॉरिडोर जाता है नॉर्थ ईस्ट से जो हम जुड़ते हैं, उसकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। ये यहाँ पे चुंबी वैली काइंड ऑफ ये पूरे ट्राई जंक्शन का एरिया है। और उसके बाद में देखिए ये डिस्प्यूट लंबा तो चलेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। हुआ क्या था 1986-88 के आसपास भी इसी तरह का डिस्प्यूट हुआ था। तब हमारे जो आर्मी जनरल थे वो मिस्टर सुंदर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले की जो गलती से सीखते हुए 1962 में जो हमसे गलती हुई थी उससे सीखते हुए जो हमारे आर्मी के जो ट्रूपर्स थे काफ़ी ज़्यादा आगे उतार दिए थे, तो हमको उस समय स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल गया था। तो वो भी काफ़ी लंबे समय तक ऑलमोस्ट 1 साल तक वो चलती रही थी वो प्रोसेस। और ये बात लिखने के नहीं है, वैसे प्रैक्टिकल बात है कि उस समय तो जो हमारे आर्मी जनरल थे उन्होंने पहले ही अपने आर्मी ट्रूपर्स आगे उतार दिए थे। तो काइंड ऑफ ऐसे हो गया था कि आगे भी हमारे ट्रूपर्स थे, पीछे भी हमारे ट्रूपर्स थे, बीच में चाइनीज सोल्जर्स काइंड ऑफ स्ट्रक हो गए थे। और जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनको भी बाद में पता लगा था कि सिचुएशन आखिरकार है क्या। तो हालांकि उसका भी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकला था। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ही निकलता है इन चीज़ों का, लेकिन अभी नहीं निकल सकता एकदम से। क्यों नहीं निकल सकता? इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि देखिए दोनों के दोनों जो कंट्रीज़ हैं इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं। एकदम से जो भी कंट्री पीछे हट जाएगा तो रेपुटेशन है वो काफ़ी कम हो जाएगी। ना तो चाइना ऐसा चाहेगा ना इंडिया ऐसा चाहेगा, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। इसलिए जो इस चीज़ का है समय लगेगा इस पूरे प्रोसेस को सुलझाने के लिए। कुछ नए पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। देखिए जो ये पूरा 3 जो डिस्प्यूट हमने डिस्कस किया 3 पॉइंट्स पे, यहाँ पे चाइना क्या चाहता है। चाइना भूटान के साथ में जो चाइना का डिस्प्यूट है, चाइना चाहता है कि जो यहाँ पे जो दावा कर रहा है भूटान जो टेरिटरी पे, ये देखिए डोकलाम प्लेट्यू पे, चाइना ने पहले काफ़ी बार ऑफर दिया था भूटान को कि आप इस प्लेट्यू पे दावा छोड़ दीजिए, इसके बदले में हम आपको नॉर्थ में काफ़ी सारा रीजन दे देंगे, नॉर्थ में इससे डबल दे देंगे। चाइना ने इस प्रकार की बातें कई बार कही है भूटान को, लेकिन भूटान मानता नहीं, क्योंकि भूटान की जो रिलेशनशिप है काफ़ी अच्छी है इंडिया के साथ में। और ये जो पूरा रीजन है चाइना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया को कंटेन करने के लिए। आगे क्या है, आगे यही आ रहा है कि दोनों देश जो हैं वो कंसेशन देने को तैयार नहीं है और बैक डाउन के लिए तैयार नहीं है। सेम बात है कि चाइना के लिए सिर्फ ये टेरिटोरियल सोवरेनिटी का इशू है, हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। उसके बाद में क्या है, डिप्लोमेसी वैसे काम करनी चाहिए थी लेकिन काम नहीं कर रही है क्योंकि रिलेशंस हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। कंटेक्स्ट पहले से तैयार था, एनएसजी का इशू था, जो आतंकवादी हैं मसूद, उनका इशू था, उनको एक प्रकार से इंटरनेशनल टेररिस्ट का दर्जा नहीं देने दिया, चाइना ने वीटो कर दिया था। इंडिया और यूएस के रिलेशंस बढ़ रहे हैं, इंडिया ने 1 रोड 1 बेल्ट को रिजेक्ट कर दिया। ये सारे रीजंस थे। तो रिलेशंस पहले भी अच्छे नहीं थे, लेकिन एकदम से बहुत नेडिर पे आ गए। नेडिर का मतलब होता है सबसे नीचे काइंड ऑफ गर्त में चले गए रिलेशंस जो है। फिलहाल बात भी नहीं हुई गर्त में, हम इसलिए कह सकते हैं कि देखिए उतने ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ अगर देखिए बातचीत बार बार जब इंडिया है बातचीत को प्रपोज कर रहा है, लेकिन चाइना पहले कह रहा है कि आप अपनी फोर्सेज हटाइए, जब तक आप फोर्सेज नहीं हटाओगे तो बातचीत नहीं होगी। तो जब 2 देश आपस में बातचीत ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब है रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। समझ गए? ब्रिक्स की जैसे मीटिंग हुई अभी, वहाँ पे G20 में मिले थे। G20 में इंडिया और चाइना के जो भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति मिले तो सही, लेकिन वो अनऑफिशियल बातचीत थी। काइंड ऑफ वैसी बातचीत नहीं थी एक टेबल पे बैठ के साथ में चाय पानी पी के जो बातचीत होती है। काइंड ऑफ हाई हेलो हो गई, वहाँ पे खड़े थे और हाई हेलो हो गई, लेकिन इसी तरह की इनफॉर्मल वो बातचीत थी।
और उसके बाद में देखिए चाइना वही कंडीशन रख रहा है, प्री कंडीशन रख रहा है कि जब तक आप फोर्सेस नहीं हटाओगे तब तक हम नहीं मानेंगे। एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि कंफ्लिक्ट कोई नहीं चाहता, दोनों देशों में से कंफ्लिक्ट कोई नहीं चाहता। हालांकि जो चाइना है उसका प्रोपेगेंडा है वो लगातार जारी है। चाइना क्या कर रहा है, अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू काफ़ी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। डेली के डेली ऐसे वीडियोस रिलीज किए जाते हैं। तिब्बत में चाइना की एक्सरसाइज हुई, हर तरह की एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज और जो नेवल एक्सरसाइज, उसके वीडियो जारी किए जाते हैं। और ऐसी खबरें निकल के आती हैं कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं बीजिंग के अंदर में वो डिफरेंट डिप्लोमेट से मिल रहे हैं और इंडिया को समझाने की बात कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है इंडिया के ऊपर में। हालांकि देखिए जो कंफ्लिक्ट अगर होता भी है तो भी चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। चाइना बार बार दावा करता है कि जो हमारा राइज है वो पीसफुल राइज है, जबकि बाकी सारे जो देश हैं, एशियन कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया, जितने भी आसपास की कंट्रीज हैं, मंगोलिया, सबके कंसर्न है चाइना के प्रति। थोड़ा सा भी ये डिस्प्यूट आगे गया तो चाइना को बल्कि ज़्यादा नुकसान है इंडिया के बजाय। चाइना ये कभी नहीं चाहेगा, इसीलिए चाइना सोच रहा है कि हमारी कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे हमारी इमेज भी बची रहे। क्योंकि इमेज तो ऐसी है ना कि अब चाइना अब यूएस को टक्कर दे रहा है, काइंड ऑफ यूएस अपने कदम पीछे दे रहा है और चाइना को एक मौका लग रहा है कि हम वर्ल्ड पावर की तरह इस्टेब्लिश हो जाएं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर में। तो काइंड ऑफ चाइना अपनी इमेज भी बचाना चाहता है। लास्ट में वे फॉरवर्ड में यही कहते हैं कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग होनी चाहिए जिसमें जो पहले होती थी और सारे बॉर्डर जो इश्यूज हैं उनको बॉर्डर टेबल पे सामने रखा जाए और यही एक सोल्यूशन निकलता है। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है इस समस्या का। अगला आर्टिकल सोशल ऑडिटिंग से रिलेटेड है। सोशल ऑडिटिंग क्या होता है? देखिए जब स्कीम्स जो होती हैं, जैसे मान लीजिए मिड डे मील स्कीम है, उसके बेनिफिशियरी कौन होते हैं? बच्चे, इवन बच्चों के पेरेंट्स, उनको भी फायदा होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो जिन सोशल स्कीम से जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको फायदा होता है वो उस रिकॉर्ड को, कैसे उस स्कीम को चलाया जा रहा है, उस रिकॉर्ड को इवेल्युएट करें कि वास्तव में जितना खर्चा दिखाया जा रहा है कि इतना खर्चा हम कर रहे हैं कि उतना खर्चा लोकल ऑफिशियल्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी जो बेनिफिशरीज जो हैं जब इवेल्युएट करते हैं किसी स्कीम को तो उस चीज़ को कहते हैं सोशल ऑडिटिंग। अब रिसेंटली क्या हुआ, एक जॉइंट टास्क फोर्स ने अनएनिमस यानी सर्वसहमति से रिकमेंडेशंस दी कि सोशल ऑडिटिंग की जो प्रोसेस है वो निश्चित तौर पे मैंडेटरी रूप से गवर्नमेंट को अलाउ करनी चाहिए, लागू करनी चाहिए। तो इससे एक बल मिला है, इस एसेंस मिला है कि जो सोशल ऑडिटिंग से जो ये सिस्टम है पूरा वाइब्रेंट, इंडिपेंडेंट और सिटीजन बेस्ड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑनगोइंग जो पीआईए है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, उसमें रिकमेंडेशन जो दी हैं उन पे विचार कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है कि सोशल ऑडिटिंग को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है पूरे लॉ के अनुसार। सोशल ऑडिटिंग का काफ़ी फायदा होता है। देखिए इसकी जो रूट्स हैं वो रूरल राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। फिर आगे डेफिनेशन दी गई है कि लीगल मैंडेट प्रोसेस होते हैं जिसमें जो बेनिफिशरीज जो होते हैं वो देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वो मैच करते हैं जो रिकॉर्ड्स दिखाए गए हैं पब्लिक में और एक्चुअल जो हो रही है सिचुएशन। जैसे आगे जाके एक केस स्टडी भी दिखाई गई है। जैसे मान लीजिए मनरेगा सिस्टम का पब्लिक में रिकॉर्ड दिखाया जाता है, पूरी तरह से एक पंचायत लगती है और रिकॉर्ड्स को सामने रखा जाता है इस प्रकार से। तो लोकल गाँव के लोगों को तो पता होता है ना कि किस किस को कितने पैसे दिए जा रहे हैं। मान लीजिए सरपंच बताएगा कि मेरे रिश्तेदारों को इतने पैसे दिए गए हैं मनरेगा के तहत, जिन्होंने कभी काम भी नहीं किया गवर्नमेंट की साइट्स में, जहां काम चल रहा है मनरेगा का, वो वहां पे गए भी नहीं, उनको पैसा दिया जा रहा है। जबकि वो लोग जिन्होंने धूप में काम किया, काफी ज्यादा काम किया, उनकी पेमेंट्स अभी भी लटकी पड़ी हैं। तो सरपंच को जवाब नहीं मिलेगा इस बात का, यानी वो जवाब नहीं दे सकेंगे जब लोग क्वेश्चन उठाएंगे। तो ये फायदा होता है सोशल ऑडिटिंग के बाद में, जो जन सुनवाई होती है उसका काफी सारा फायदा होता है। ये केस स्टडी है। उसके बाद में करंट मोमेंटम तो है, लेकिन देखिए फिर भी काफ़ी सारे जो हैं इस थ्रेटन किया जाता है। जो भी सोशल ऑडिटिंग में जो ऑफिशियल्स हैं वो लगे होते हैं उनको थ्रेटन किया जाता है और उनको धमकाया जाता है कि आप ये प्रोसेस मत कीजिए। और इन कई बार तो रिकॉर्ड्स का जो एक्सेस है वो भी नहीं दिया जाता। तो इसीलिए एक ये रीज़न है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि देखिए कैसे करप्शन बाहर आ जाता है मनरेगा का। 100 करोड़ आइडेंटिफाई किया गया था, मिस अप्रोप्रिएट फंड हो गया मनरेगा के तहत में। सोशल ऑडिटिंग से ये चीज़ बाहर आ गई और उसमें से 40 करोड़ को तो रिकवर भी कर लिया गया है। तो इतना ज़्यादा फायदा होता है। और 6000 जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको या तो इम्प्लीकेट कर दिया गया है या रिमूव कर दिया गया है क्योंकि वो करप्शन में संलिप्त पाए गए हैं। तो ये है कि प्रोग्रेस कैसे चल रही है चैलेंजेस के बावजूद। ये जो विलेज सोशल ऑडिट फैसिलिटेटर्स हैं वो काफ़ी चैलेंजेस का सामना करते हैं, रेसिस्टेंस का सामना करते हैं और काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। बाद में देखिए फिर भी कह रहे हैं कि सोशल ऑडिटिंग की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ऊपर जा रही है। जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने 2016 के अंदर में स्टैंडर्ड्स जारी किए कि सोशल ऑडिटिंग की पूरी प्रोसेस है उसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए जहाँ जहाँ भी सोशल ऑडिटिंग है वो वहाँ फॉर्मेलिटी ना बन के रह जाए और पूरे ढंग से जो भी स्टैंडर्ड्स जारी किए कैग उसके अनुसार में वो सोशल ऑडिटिंग हो सके। बाद में आर्टिकल कहता है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए
ये बात ठीक है कि गवर्नमेंट अब कुछ कुछ अपने ट्विटर के अकाउंट से, फेसबुक के अकाउंट से, वेबसाइट के अकाउंट से अभी काफ़ी कुछ जारी करने लगी है, डिटेल्स को जारी करने लगी है उन, लेकिन फिर भी कहते हैं कि फिजिकल प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, जैसे जन सुनवाई होती है लोकल गांव में, पंचायत में, वो जो है वो ज़्यादा अकाउंटेबल बनाती है पब्लिक ऑफिशियल्स को, सरपंच को और बाकी जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स को। और जबकि ट्विटर पे कुछ कुछ जो डेटा है वो रिलीज कर लिया जाता है, वहाँ पे वो ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं हो पाते। फिर लास्ट में यही कहते हैं कि इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आती है, लीगल और मोरल एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए काफ़ी नेसेसरी है। काफ़ी सारे फायदे होते हैं इसमें भी, आप डायमेंशन ऐड करोगे तो काफ़ी सारे फायदे होंगे। कैसे? देखिए, पॉलिटिकल फायदा आप इसमें ऐड करोगे, पॉलिटिकल डायमेंशन, तो अगर मान लीजिए सोशल ऑडिटिंग होती है तो लोग क्या पाएंगे? लोग पाएंगे कि हमारे पास पावर्स हैं, लेजिटिमाइज जो डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आती है और ज़्यादा लेजिटिमाइज हो जाती है डेमोक्रेसी जो है। आगे ये सब कारण भी लिख सकते हो, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे गवर्नेंस और पॉलिटी के कारण हैं। दूसरे कारण आप ये बताओगे कि रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है, जो करप्शन होता है उसको रिमूव किया जा सकता है, ये इकोनॉमी का पॉइंट है। उसके बाद में आप बताओगे कि स्कीम्स जो हैं वो अच्छे से चलेंगी। मान लीजिए मिड डे मील स्कीम के लिए सोशल ऑडिटिंग हो रही है तो स्कीम अच्छे से चलेगी। फायदा किसको होगा? बच्चों को होगा, खाना अच्छा मिलेगा, न्यूट्रिशियस मिलेगा। आगे आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि जन सुनवाई में जब लोग शामिल होंगे, जैसे वुमन शामिल होंगी तो वुमन एम्पावरमेंट होगा। तो इस ढंग से वेरियस डायमेंशंस आप ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, देखिए कि पेपर 2 और पेपर 4 में भी जी हाँ आ सकता है सोशल ऑडिटिंग। कई बार जो एक डायरेक्ट टॉपिक है सर्विसेज का, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का, तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है सोशल ऑडिटिंग का, और कई जगह आप इसका एग्जांपल भी दे सकते हो। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सोशल ऑडिटिंग एंड आल्सो डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। अपॉर्चुनिटीज में वो सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए वो लिख दीजिएगा, अभी जो डायमेंशन ऐड किए। चैलेंजेस में वही कि फैसिलिटेटर्स को इंटिमिडेट किया जाता है, जो सारा डेटा है वो पब्लिक में रिलीज नहीं किया जाता, और अभी भी जो है गवर्नमेंट रिलेक्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। एथिक्स का आज क्या क्वेश्चन है? एथिक्स का क्वेश्चन है कि हाउ डू द वर्च्यूज ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड गेट मैनिफेस्टेड इन द पब्लिक सर्विस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो ये थी आज की डिस्कशन। आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।